So in the first part of the chapter is matter around the stew. We discussed the last definition, that is saturated solution, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था when no more solute can be added in the solution, that stage is known as saturated point and the solution obtained is known as saturated solution. Now what do we mean by solubility? हम solubility से क्या समझते हैं? देखो, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसे हम बताते हैं? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर. जैसा कि हमने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया था तो हमने ये टर्म यूज की थी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर. वैसे ही हम सॉल्युबिलिटी में भी डिफाइन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसे हम उसकी क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे. ठीक है, हम किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी तब तक नहीं मेजर कर सकते जब तक वो अपने सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता. अच्छा ठीक है, अभी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ लिया, तो इसका अपोजिट दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? If the amount of solute present in a solution is less than the saturation level. Obvious सी बात है, अगर saturation level से हमने कम अमाउंट में solute ऐड किया है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी है कि उसमें और solute ऐड किया जा सकता है, तो उसके saturation point से पहले तक जो भी solution होगा हम उसे क्या बोलेंगे? Saturated, unsaturated solution. आप सॉल्युबिलिटी जब डिफाइन करेंगे तो आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ही डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब उसके बाद हमने अपने सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर लिया एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन टर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी सब्सटेंस की क्या कंसंट्रेशन है? तो दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूट. देखिए, आपसे इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और उसमें आपको दिया जाएगा कि आपको सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन जो निकालनी है वो आपको सॉल्वेंट की निकालनी है या फिर सॉल्यूशन की निकालनी है. अगर आपको दिया होगा कि आपको सॉल्यूशन की निकालनी है तो आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि आपको कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है? सॉल्वेंट की निकालनी है, तो फिर आप नीचे क्या रखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक, अब आपका ये जो कंसंट्रेशन है ये भी आपका फर्दर दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज. नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मतलब कि हमें पता है कि अगर हमने जैसे लास्ट सॉल्यूशन में पढ़ा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है. अगर तो आपका जो सॉल्वेंट है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? मास के टर्म में मेजर करेंगे. ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू भी यहाँ पे मास के टर्म्स में लिखेंगे ग्राम में. ओके, अगर तो आपका सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है आपका, तो आप उसकी जो अमाउंट है वो किसमें लिखेंगे? वॉल्यूम में लिखेंगे. ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, हम इसको किस में डिफाइन कर रहे हैं? परसेंटेज में, दैट इज हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो मास जैसे कि आप अपने परसेंटेज निकाल दो, आप कैसे निकालोगे? मार्क्स अपने जो आपके मार्क्स आए हो, जैसे सपोज 100 मार्क्स का आपका कोई टेस्ट पेपर है, आपने सपोज 90 स्कोर किया, तो आपके जितने मार्क्स आए दैट इज 90 और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं आप उसे नीचे रखते हो और मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से. 100 से 100 कैंसिल एंड आवर आंसर इज 90%. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? हमें सपोज न्यूमेरिकल दिया है कि आपको जो सॉल्यूट दिया हुआ है वो सपोज कितना है? आपका सॉल्यूट जो है वो है मान लिया आपका 20 ग्राम. ओके, अब उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है सपोज वो आपको दे दिया 80 ग्राम. कीजिए आपने दो तरीके की
लिए सॉल्वेंट, लेकिन हमें यहाँ डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किन दो पार्टिकल से मिलकर बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हम सबसे पहले मास निकालेंगे इसका सॉल्यूशन का, दैट इज 20 प्लस में 80, दैट बिकम्स 100। हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, ओके, और आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। और क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए, परसेंटेज में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 100 से 100 कैंसिल एंड आवर आंसर इज 20%। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें आपकी सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है, 20%। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, दैट इज आपका जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि आप होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हेटेरोजेनियस को भी हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो व्हाट डू वी मीन बाय सस्पेंशन, सस्पेंशन से हम क्या समझते हैं, ये दोनों आपके हेटेरोजेनियस के एग्जांपल हैं। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन जिस सॉल्यूशन की सेम ना रहे उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। दैट इज यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टू और मोर फेजेस, मतलब कि जब आप सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट को निकालो, सपोज आपने ऊपर वाले पार्ट को निकाला तो उसमें जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो अलग अमाउंट में है, नीचे वाले को निकालोगे तो वो अलग अमाउंट में है, तो उसके अलग अलग फेजेस बन गए ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब अगर होमोजेनियस की बात करें, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, होमोजेनियस में आपकी जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है दैट इज सिंगल फेज, कि आपका जो है थ्रू आउट एक ही फेज रहेगा, चाहे आप स्टार्टिंग वाले पोर्शन से ले लीजिए सॉल्यूशन को, चाहे एंडिंग वाले पोर्शन से ले लीजिए, आपकी जो कंपोजिशन है दैट इज सॉल्यूट किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में सेम ही रहने वाला है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम सस्पेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट टर्म ही क्या है इसमें, कि ये हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें कि हम सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। ओके, इसमें हमने कंडीशन दे दी कि सिर्फ सॉलिड को ही लिक्विड में जब डिस्पर्स किया जाएगा तो सस्पेंशन बनेगा। जबकि कोलॉइडल को जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली ये भी हमारा हेटेरोजेनियस है, बट इसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो कंपैरिजन टू सस्पेंशन काफी कम रहता है, एंड देखने से हमें लगेगा, अगर हम कोलॉइडल देखेंगे हमें लगेगा कि ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि उसको ट्रू सॉल्यूशन से अलग करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कोलॉइड्स की, तो दैट इज लिक्विड इन गैस। बेसिकली जो डिस्टिंग्विश हम करते हैं किस बेसिस पे करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से। तो फर्स्ट इज लिक्विड इन गैस, मतलब हमारे जो लिक्विड में लिक्विड प्रेजेंट है हमारा गैस में। जैसे कि आप फोक की बात करें, हम विंटर में फील करते हैं, फोक फील करते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली हमें पता है कि एयर को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दैट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कि आपकी अलग अलग गैसेस जो है वो मिक्स हो रही है, दैट इज अ सॉल्यूशन। लेकिन जो आपका फोक है दैट इज अ कोलॉइड, जिसमें कि आपके वाटर वेपर्स जो हैं वो गैसेस के अंदर प्रेजेंट है।
नेक्स्ट इज सॉलिड एंड गैस। अगर हम सॉलिड एंड गैस का एग्जांपल देखें दैट इज स्मोक। जैसे हम पॉल्यूशन में की बात करें तो स्मोक जिसे हम बोलते हैं, सॉलिड एंड गैस, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो गैस के अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी आपके क्या है, स्मोक। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये लिक्विड हो गया, इसका साइज कंपैरिजन टू गैसेस बड़ा होता है, या आप सॉलिड में जो आपके जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है उनका साइज एज कंपेयर टू गैसेस बड़ा होता है। दैट्स व्हाई हम इसकी कैटेगरी में डाल रहे हैं, कोलोइड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज गैस एंड लिक्विड, कि गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल है शेविंग क्रीम। लास्ट टाइम हमने जो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में देखा था, तो दैट इज सोडा वाटर, है ना, जिसमें हमारी जो CO2 थी उसको हमने वाटर में मिक्स किया था। लेकिन ये हमारी गैस एंड लिक्विड दैट इज शेविंग क्रीम, जिसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी थिक होती है। ओके, आप समझ रहे हैं? तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोलोइड्स। आपको और भी एग्जांपल आपके NCERT की बुक में मिल जाएंगे, टेबल की फॉर्म में आपको गिवन है, आप वहां से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। ओके, बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, let us discuss about the property which we will be using here, that is Tyndall effect. Tyndall effect किसे बोलते हैं? चलो, Tyndall effect को समझने से पहले हम एक फिनोमेना डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम कई बार हमें हमारी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। सपोज कोई एक डार्क रूम है, उसमें जब आप एंटर करते हो और उसको बिल्कुल एक होल से या फिर बिल्कुल एक स्लिट फॉर्म से सनलाइट मिल रही है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल रही है उस रूम को, तो आप ये देखेंगे कि जितने जितने रीजन से आपकी सनलाइट जा रही है आपको उसमें डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, अदरवाइज हमें नहीं दिखते, है ना। तो ये जो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये किस फिनोमेना की वजह से दिख रहे हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। क्या कहता है टिंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो आपके प्रेजेंट है जब वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, और हमें जो लाइट का पाथ विजिबल होते हुए दिखता है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, उसमें से कौन कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है और कौन सा नहीं करता। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनियस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, और अगर हम हेटेरोजेनियस की बात करें तो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज colloids and suspension. As we all know that we have discussed about the definition of these 3. Now let us do an example of each one of this. True solution की अगर हम बात करें तो that is salt solution, जिसमें आपके जो particles हैं वो अच्छे से आपके solvent के अंदर dissolve हो जाते हैं। ओके, और हमें अलग से दिखता नहीं, आपका जो size of particle है जब dissolve हो जाएगा तो हम जब हमें उसका सैचुरेशन पॉइंट मिल गया तो उसके बाद आपको सॉल्ट अलग से नहीं दिखता होगा, हमें ट्रांसपेरेंट ही लगता है। एग्जांपल अगर हम बात करें कोलोइड्स की तो दैट इज मिल्क। मिल्क में भी आपको देख के ऐसे नहीं लगेगा कि उसके जो पार्टिकल्स है वो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, हमें बिल्कुल वो थ्रू आउट मिक्स ही लगेगा, बट बिकॉज इसका साइज ऑफ पार्टिकल इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन अलग है, इसलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में डिफाइन किया। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन इज सैंड एंड वाटर। आप एक कंटेनर लीजिए, उसके अंदर पानी ऐड कीजिए, उसके बाद उसमें सैंड ऐड कीजिए, तो आप थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे कि एक तो वो सैंड जो है वो थ्रू आउट आपके वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, ठीक है, उस आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे उस वाटर के अंदर, और थोड़े ही टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे सैंड। तो इस तरीके की आपके जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम तीनों के साइज में डिफरेंस कर लेते हैं। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है उनके जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होंगे। जब वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो इतना छोटा होगा कि हमें दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ऐसे हम नहीं देख पाएंगे, दैट इज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। नेक्टर से तो हम कोलोइडल भी नहीं देख सकते, बट इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन जो आपके कोलोइड्स होते हैं उनका साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहता है, दैट इज 1
एक्सटेंशन की। ये उनकी क्या डिफाइन करती है? स्टेबिलिटी। कोई भी सॉल्यूशन आपका स्टेबल तब कहलाएगा जब उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, मतलब कि आप कितनी देर के लिए रख दीजिए भले, आपको थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं दिखेगा कि जी नमक तो नीचे बैठ गया पानी ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की। इससे एक फिनोमिना की जरूरत होती है सेटल डाउन होने के लिए, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आप बिल्कुल देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका एक सेपरेशन मेथड है जिसे कि हम डिस्कस करेंगे इसी ही चैप्टर में। क्या होता है बेसिकली, आप आइडिया के लिए समझ लीजिए। बेसिकली क्या होता है कि जब मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं हम कि आप मिल्क में जब वो, अगर हम यूजुअली घरों की बात करें, हम मिक्सर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो ब्लेंडर क्या करता है कि आपका जो मक्खन है उसको तो डिश में इकट्ठा कर देता है और जो बाकी वाटर है वो साइड में हो जाता है ना। तो आपका जो क्रीम है वो आपके वाटर से अलग हो रही है, जो उसका फैट है वो वाटर से अलग हो रहा है। तो फाइनली हमने उसको सेटल डाउन कर दिया, हमने उसको सेपरेट कर दिया। तो दैट मीन हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सेटल डाउन करा सकते हैं। ऑल्दो आपकी जो मक्खन है, जो बटर है, उसकी डेंसिटी कम होती है, फ्लोट होता है ऊपर, लेकिन आपका जो वाटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो बेसिकली आपके जो इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे कि हम किसे बोल रहे हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो ये तो आपका आसानी से सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये आसानी से नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसका जो इटसेल्फ का जो वेट है वो भी इतना ज़्यादा होता है कि ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाता है। तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ये कंपैरेटिवली इससे थोड़ा कम होता है, बट क्योंकि हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं एंड दैट इज मोर स्टेबल। तो आपके टू सॉल्यूशन जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट इज compounds can not be separated by filtration। आप सिंपल फिल्ट्रेशन की हेल्प से इन कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद these are also cannot be separated by filtration, ठीक है। आप छलनी, जैसे आप घर पे चाय छानते हैं तो वो जो छलनी लेते हैं आप उसमें से अगर दूध अगर छानेंगे तो जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं कुछ वो आपको सेपरेट आउट हो जाएंगी, लेकिन मिल्क जो है वो एज इट इज आपके दूसरे कंटेनर में जा सकता है। तो हम बेसिकली जो मिल्क है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की हेल्प से। बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें, आप इमेजिन करो जैसे सपोज आप फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर आपने लिया, उसका आपने कोन बनाया, ठीक, कॉनिकल शेप बनाई, आप उसमें से वाटर ऊपर से पोर कीजिए, ठीक है, आपको क्या दिखेगा कि वो फिल्टर पेपर में आपकी जो सैंड है वो इकट्ठी हो जाती है और जो वाटर है वो नीचे चला जाता है। तो दैट मीन वी कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे कि सॉल्यूशन के टाइम पे डिस्कस किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब कि सॉल्वेंट सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, जो कि बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऐड किया जाता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपका आप सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। कोलॉइड्स में हम इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। ओके, तो डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। आपका सॉल्वेंट की जगह तो क्या आ गया? डिस्पर्सिंग मीडियम, और आपका सॉल्यूट की जगह क्या आ गया? डिस्पर्स फेज। मतलब कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका डिस्पर्स फेज एंड जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम। ओके, इसमें आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो डिस्पर्सिव मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो आपके सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, हमने ऊपर डिस्कस किया था टिंडल इफेक्ट। आपका जो टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए जो पार्टिकल का साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज होना चाहिए सो दैट वो लाइट को स्कैटर कर सके, ठीक है। जैसा कि हमने देखा टू सॉल्यूशन के केस में और कोलॉइड्स के केस में इनकी जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो 1000 नैनोमीटर से बिलो ही होते हैं। 1000 नैनोमीटर से जो बिलो साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो इसमें
ठीक है. So we have discussed about the difference between homogeneous and heterogeneous mixture.